नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और 23 जनवरी 2023 के संबंध में डेली करंट अफेयर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे और इसके साथ में हम स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट जो है उसको कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो पहला न्यूज़ या टॉपिक क्या है। सबसे पहले दिया है कि वायनाड जो केरल का एक ज़िला है और यहाँ पर हुआ है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। बुनियादी दस्तावेज जिनको आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स कहते हो। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन आते हैं? आपके राशन कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मतदाता पहचान पत्र और डिजिटल लॉकर की जैसी सुविधाएं आदिवासियों को दी गई हैं। और यह ABCD एक अभियान था, उसके माध्यम से चलाया गया वायनाड में। और ABC जो आपका यहाँ पर शुरू किया गया ABCD अभियान, इसका पूरा नाम है अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन। तो इसकी का नाम है आपका ABCD। ये जो डिजिटल लॉकर वाली सुविधा है, तो ये जिसके पास आधार कार्ड होता है उसके लिए ये सुविधा भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसमें 1 GB का स्टोरेज भी होता है जिसको यूज़र अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उपयोग कर सकता है। जो इसकी शुरुआत है वो की गई थी दिसंबर 2015 में डिजिटल लॉकर। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ वायनाड जिला की। अब देख लेते हैं यहाँ पर केरल के बारे में। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके अंतर्गत कुल 14 जिले आते हैं। ये देखिए भारत का पार्ट है और ये यहाँ पर केरल का ये है और ये वायनाड जिला है। यहाँ पर वायनाड में क्या है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है एक, और इसकी स्थापना 1973 को हुई थी। और इसी के अंतर्गत क्या है शामिल है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है ये वाला वायनाड जो आपका है ये। तो नीलगिरी बायोस्फीयर काफ़ी बड़ा है ये वाला और इसका एक हिस्सा है। अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह 2012 में क्या हुआ था कि भारत का ऐसा पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था जिसे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो ये आपके लिए स्टैटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कावेरी नदी की बात करें तो यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। और जो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है तो इसी से होकर के गुजरती है कौन? काबिनी नदी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है आपका वायनाड केरल का हिस्सा है। और केरल की भाषा, आधिकारिक भाषा मलयालम है और यहाँ के मुख्यमंत्री आपके पिनरई विजयन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि चौथा मिलेट्स और ऑर्गेनिक पर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो आयोजित किया गया है, इसमें चल रहा है। तो ये 3 दिवसीय मेला है। इसका आयोजन कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा और ये 20 जनवरी से शुरू होगा और ये 3 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य है कि मोटे अनाज को देश के साथ साथ विदेशों में भी इसको लोकप्रिय बनाना। तो ऐसी एक पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। एक और है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, या फिर कह सकते हैं मोटे अनाजों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अडॉप्ट किया गया, शुरू किया गया। ये 2023 का है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर कुछ मोटिव की बात करें तो मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट जो आपका फूड है, तो ये इसकी एक टैगलाइन यहाँ पर है। चलिए अगला देखते हैं। आगे यहाँ पर मालदीव्स के बारे में न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि भारत ने खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान करने की बात कही है मालदीव को। अब यहाँ पर मालदीव की अगर करेंसी देखें, मुद्रा क्या है, तो मालदीव रुपया, तो यह यहाँ की मालदीव की करेंसी है। और मालदीव को 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त हुई थी या फिर आज़ाद हुआ था। और 11 नवंबर 1968 को ये गणतंत्र घोषित हुआ, यानी कि यहाँ पर जो राजशाही थी वो समाप्त हो गई। इसकी राजधानी क्या है? वो माले है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, राजधानी इसकी माले। और ये देखो भारत का पार्ट है, तो ये जो हिंद महासागर है उसमें ये इसकी अवस्थिति है, मतलब यहाँ पर ये स्थित है। और फिर अगर इसके बात करें तो ये पूरी जो लोकेशन, ये जो महाद्वीप बने हुए हैं सारे, तो ये मालदीव है। अब इसकी जो दक्षिण वाला जो पार्ट है, आप दक्षिण में देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जहाँ से इक्वेटर गुजरता है, यानी विषुवत रेखा गुजरती है, इसके लगभग दक्षिण के से होकर के गुजरती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी माले है। और भारत ने ऐसा क्यों किया कि पड़ोसी पहले, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट एक पॉलिसी है भारत देश की, तो उसको उसी के अंतर्गत
इसको दायरे में लाने के लिए भारत का एक प्रयास है, और भारत ऐसे प्रयास हमेशा करता रहता है जो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट। अगर खेल की बात हुई तो यहाँ पर कुछ हम स्टैटिक का पार्ट देखते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है आपका 29 अगस्त को होती है। ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा की जाती है 29 अगस्त। और ये कब होगा? 2019 को। ये कभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये आगे आने वाले समय के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया की जो शुरुआत होती है वो 27 फरवरी 2019 को होती है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा होती है, और एक यहाँ पर ऐप और सब सारी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। बाकी देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। खेलो इंडिया, ये इसका लोगो हो जाता है खेलो इंडिया का। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, तो सबसे पहले हुआ था, जो पहला वाला पार्ट हुआ था वो 2018 में होता है दिल्ली में। और इसमें क्या होता है, हरियाणा जीतता है, और दूसरा पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा असम गुवाहाटी में होता है, और चौथा जो भी 2021 में हुआ था वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और यहाँ पर, और इसका जो विजेता बना था 2021 वाला, तो ये आयोजित हुआ हम आपका 13 जून 2022 में आयोजन हुआ इसका, अंतिम थी लास्ट में, और लेकिन जीता उसमें हरियाणा प्रथम पर आया था। अब यहाँ पर जो पांचवा है जो 2022 में होना चाहिए था लेकिन होगा 2023 में, ये मध्य प्रदेश में होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 ये मध्य प्रदेश में होगा। अब ये कब से शुरू होगा? 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक चलेगा, यानी कि इस साल में शुरू होगा। तो ये पांचवा होगा जो मध्य प्रदेश में होगा, इसे हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात कही गई है कि चौथी औद्योगिक क्रांति, तो इसका जो केंद्र है वो हैदराबाद को बनाया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र के रूप में चुना गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा? तो हेल्थ केयर पे किया जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर, और लाइफ साइंस पर, यानी कि जो जीवन से जुड़ी हुई जो साइंस है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी हाल ही में 2023 में आपका जो हुआ है एनुअल, मतलब सालाना वार्षिक समिट हुई है, दावोस में हमेशा होती है, और इस साल की जो थीम रही है तो कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये जो आपका विखंडित जो सरकार है वो, मतलब का जो पूरा संसार है, वर्ल्ड है, यहाँ पर कॉपरेशन यानी कि साथ में आने की बात कही गई है। और इसका जो आयोजन होता है वो स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और इसके थीम तो आपने देख ली, कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, और ये इसका 53वां एडिशन था, जिससे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वागीर के बारे में। तो ये वागीर क्या है? तो ये कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, जिसे 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी या शामिल कर लिया जाएगा। और इस समय नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरिकुमार साहब, और इसे लॉन्च किया गया था 12 नवंबर 2020 को वागीर को। लेकिन तब से बहुत सारे परीक्षण चल रहे थे इसको, ये परीक्षण पे थी, लेकिन अब पूरी तरीके से 23 जनवरी को ये नौसेना में शामिल हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ये यहाँ पर आपकी पनडुब्बी है कलवरी स्टडी वाली। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 75I, यानी कि प्रोजेक्ट 75। इसे 2007 में स्वीकृति मिली, और ये 30 साल की एक योजना थी। इसका उद्देश्य था कि सन 2030 से पहले 30 यानी कि 2030 तक यहाँ पर क्या करना था कि 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का यहाँ पर निर्माण किया जाए। तो ये किसका कार्यक्रम था? ये भारतीय जो नौसेना उसका एक कार्यक्रम था रक्षा को लेकर के। और स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 6 पनडुब्बी हैं उनको बनाने का यहाँ पर लक्ष्य था। तो पहली थे एक INS कलवरी, दूसरी है INS खंडेरी, तीसरी है INS करंज। तो इन तीनों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, और बाकी इस परीक्षण पे हैं, और जिनमें आपकी वाक्सीर शामिल होने वाली है। आपकी चौथी यहाँ पर है, यहाँ पर INS वेला और INS वाक्सी। तो ये सब इसके ऐसी हैं, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी हैं। अगर इसके बारे में एडिशनल बात करें तो ये सबसे बड़ी जो मेक इन इंडिया की परियोजनाएं हैं इंडिया की, तो उनमें से यह एक है सबसे बड़ी परियोजना। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। अगर आ भी रहा है आपको तो ये चीज़ यहाँ पर रिवाइज हो गई होंगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया है? यानी कि सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड का जो आपका एयरपोर्ट
का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पर GGIAL द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल के लिए यह पुरस्कार इस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है। तो GGAIL इसी का ही आगे का ये प्रारूप है, यानी कि GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब यहाँ पर एसोचैम का जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह हुआ था, उसमें विमान स्थिरता और पर्यावरण के तहत में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं एसोचैम की। तो एसोचैम का मतलब है यहाँ पर एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यानी कि फाउंडेशन इसका होता है 1920 ईस्वी, यानी कि लगभग 103 साल पहले। और यह टाइप क्या है? ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, और इसका पर्पस क्या है कि अलग अलग तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी पॉलिसी बनाना, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है एसोचैम का। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हाल ही में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई गई है। तो ये ऐसा किया गया है NACO के द्वारा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। तो वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है? हॉकी का विश्व कप चल रहा है। तो वहाँ के कुछ छात्रों ने और खिलाड़ियों ने मिल करके ये काम किया। और ऐसा क्यों किया गया? HIV एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इसको इसलिए यहाँ पर ऐसा कार्य किया गया। विश्व एड्स दिवस की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और अभी जो हाल ही में 2022 में मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी, यानी कि इसका विषय क्या था? तो इक्वलाइजर इसका विषय था। अब बात करते हैं NACO। तो NACO क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना होती है 1992 में, यानी कि 1992 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो HIV एड्स को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है। कहाँ पर? इंडिया में, यानी कि हमारे भारत देश में। अब यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में है, और एक इसके अंतर्गत काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत यह काम करता है। अब एड्स दिवस की बात करें तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये इसका एक सिंबल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि NPG। तो इसके 41वें सत्र की बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है दिल्ली में। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है कि 3 परियोजनाओं का ये क्या करता है? मूल्यांकन करता है, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को संबोधित करने और सह मल्टी लॉजिस्टिक शेयर प्राप्त करने के सुझावों के साथ साथ कार्यान्वयन के लिए इन तीनों की क्या करता है? सिफारिश करता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है और ये इसकी 41वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, और इसका संबंध किससे है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 ये आयोजित किया गया भारतीय सेना के द्वारा। यह क्या है? ये भारतीय सेना का हैकाथन है, और यह दूसरा चरण था। इसका मतलब ये दूसरी बार आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि सैन्य रण क्षेत्र है, उसमें भारतीय सेना का एक हैकाथन है, और जिसका यहाँ पर क्या करना है? आयोजन मिलिट्री कॉलेज और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर निक वॉकर कौन है? तो ये क्या है? वेदांता केरन ऑयल एंड गैस के क्या है? नए CEO नियुक्त किए गए हैं, यानी कि वेदांता केरन ऑयल एंड गैस के नए CEO, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इसकी बात करें वेदांता केरन ऑयल एंड गैस, तो ये क्या है? ये भारत में सबसे बड़ी निजी कंपनी है जो कच्चा तेल का उत्पादन करती है, और इस समय इसका अगर एक्टिव एरिया देखें तो सबसे ज़्यादा पार्ट इसका यहाँ पर इंडिया में है। लगभग इसकी 6 पार्ट से मतलब यूनिट जो काम करती हैं, तो उनमें से आपकी 5 इंडिया में है और एक यहाँ पर साउथ अफ्रीका में काम करती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कौन सा है, जो भी हाल ही में बनाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के पुणे में ये वाला जो है ऐसा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पर? सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन उसका नाम होगा, और ज़मीन से लगभग 33.1 मीटर गहरा ये स्टेशन होगा, ज़मीन से नीचे होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर परख के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एक परियोजना शुरू की गई थी स्टार, तो उसी का यह एक भाग है परख। तो ये NCERT द्वारा जारी कह सकते हैं, या फिर NCERT का जो एक घटक इकाई के रूप में यह कार्य करेगा परख। यह भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी नई
शिक्षा नीति 2020 में। तो इसके क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में यह है परख। और आगे बात करें तो यहाँ पर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एक रूपता लाना इसका कार्य है। और इसका एक और कार्य है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रटने पर जोर जो देते हैं उस पर रोक लगाने की इसमें कोशिश करने की बात कही गई है। तो ये एनसीईआरटी का है, इनके द्वारा यहाँ पर मतलब भागीदारी से यहाँ पर परख का संचालन होगा। परख की बात करें तो परख है क्या, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है परख का फुल फॉर्म, तो जिसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एलआईसी के द्वारा कुछ किया गया है, उसका योजना का नाम है या प्लान का नाम है जीवन आज़ाद प्लान 868। तो ये है क्या, यह एक क्या है सेविंग यानी कि बचत और जीवन बीमा एक प्लान है, एक स्कीम है। और इसके तहत में क्या होगा कि 5 लाख रुपए तक के बीमा को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और इसमें आयु सीमा कितनी रखी गई है, तो 90 दिन से लेकर के 50 साल तक की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है जीवन आज़ाद के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं एलआईसी की। तो इसकी स्थापना होती है 1956 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब इसके पहले अध्यक्ष सुरेंद्र टैगोर थे और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं तो वो विजय कुमार साहब हैं। इसके स्वामित्व की बात करें यानी कि मालिकाना हक किसके पास में है, तो वित्त मंत्रालय यानी कि जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है तो उसके अंतर्गत ये आता है। अब बात करते हैं कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन थी, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी थी वो भारत की पहली बीमा कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1818 में होती है। कहाँ पर, कोलकाता में। तो यहाँ पर जो कुछ यूरोपीय लोग थे तो उनके द्वारा ये ऐसा काम यहाँ पर किया गया था। अब देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। तो ये क्या है, इसमें बताया गया है कि सबसे रिचेस्ट जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। तो सबसे ऊपर कौन है, तो ये जेनसन हुआंग सबसे टॉप पर है यानी कि फर्स्ट पर हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं ये दूसरे पर हैं। विश्व में क्या है, दूसरे स्थान पर हैं। और यहाँ पर अगर भारत में बात करें तो ये भारत में क्या है, ये प्रथम स्थान पर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सत्य नडेला। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में क्या है, एक सीईओ हैं। और ये इनका जो रैंक है या स्थान है वो 3rd है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं यहाँ पर पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन। ये ऐसा पहली बार आयोजित किया जा रहा है, वैश्विक स्तर का है। और इसका आयोजन भारत में होगा, भारत में दिल्ली में होगा। और इसकी जो रैली है वो मुंबई महाराष्ट्र में निकाली जाएगी। तो महाराष्ट्र में निकाली जाएगी कहाँ पर, मुंबई में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और ये 10 से लेकर के 12 अप्रैल 2023 के मध्य में यानी कि 23 के मध्य में ये आयोजित की जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 से प्रभावित जो पर्यटन क्षेत्र है तो उसको फिर से बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टैटिक का पार्ट कि वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब 27 सितंबर 2022 में जो मनाया गया था आपका विश्व पर्यटन दिवस 2022 को, तो इसकी जो थीम थी वो थी रीथिंकिंग टूरिज्म यानी कि पर्यटन पर एक बार पुनः विचार। इस तरीके से इसकी थीम थी। अब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें, जब भारत दिवस में पर्यटन दिवस का मनाया जाता है देश के द्वारा, तो 25 जनवरी को ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड जो 2023 को होनी है। तो इसके बारे में एक न्यूज़ है कि कर्तव्य पथ, अभी जो राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो वहाँ पर जो झांकियाँ होती हैं, तो इस बार जो नौसेना के द्वारा जो झांकियाँ होंगी तो उनका जो फोकस होगा वो होगा आत्मनिर्भर भारत और दूसरा होगा नारी शक्ति पर। तो नारी शक्ति को यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नारी शक्ति और आत्मनिर्भर। अब बात करते हैं मुख्य अतिथि की। तो इस समय इस बार जो आपका गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को, तो इसके जो मुख्य अतिथि होंगे तो कौन होंगे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो हैं मुख्य अतिथि होने वाले हैं। फिर बात करते हैं क्रिस हिपकिंस की। तो ये न्यूजीलैंड के क्या होंगे, नए प्रधानमंत्री चुने गए बनेंगे। और ये जो जेसिंडा अर्डन है उनकी जगह लेंगे जो फरवरी में अपना इस्तीफा देंगी, जिसकी घोषणा इन्होंने अभी हाल ही में की है। ग्लोबल 500
2023 रिपोर्ट। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो इसके जो टॉप पर हैं वो क्या है, अमेजन शीर्ष पर है, टॉप पर है, और जो इसमें रिलायंस जो है वो विश्व में 9वें स्थान पर है। श्रेणी कैसी है, सबसे मजबूत ब्रांड की जो सूची है उनमें, ठीक है। ये भारत का ब्रांड है, तो ये भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है और विश्व में क्या है, 9वें स्थान पर है। और शीर्ष पर कौन है, अमेजन है। यहाँ पे मजबूती की बात कही गई है। अब देखते हैं यहाँ पर जो 5वां फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डायलॉग जो हुआ है भारत और साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के मध्य में, तो ये कहाँ पर हुआ, तो ये सियोल में हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इधर वाला जो पार्ट हो जाता है तो ये साउथ कोरिया का है, और उधर वाला पार्ट क्या हो जाता है, उत्तर कोरिया का हो जाता है, ये दक्षिण कोरिया का। इसकी जो राजधानी है वो सियोल है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो दिया गया है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के मध्य में कौन सी निकलती है, तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये क्या करती है, दोनों को यहाँ पर क्या करती है, डिवाइड कर देती है। तो ये आपके लिए स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, जो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये था कुछ यहाँ पर आज का ये करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।